नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज हम एक ऐसी घटना को समझने जा रहे हैं जिसमें थोड़ी सी राजनीति है तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और काफी ज्यादा भारत की सैन्य रणनीति से जुड़ा हुआ सस्पेंस है। मामला है भारतीय सेना के AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की दूसरी खेप का। यह हेलीकॉप्टर जिनकी चर्चा आप यूपीएससी की किताबों से लेकर आधुनिक युद्ध की डॉक्यूमेंट्री तक देखते हैं। भारत आ ही रहे थे कि रास्ते में किसी अदृश्य हाथ ने ब्रेक लगा दिया और कारण यह बताया गया कि लॉजिस्टिक इशू है। लेकिन सूत्रों ने एक और कहानी कही कि असल वजह थी तुर्की द्वारा एयर स्पेस क्लियरेंस का रोक देना। अब सवाल यह है कि क्या यह वाकई तकनीकी दिक्कत थी या फिर भू राजनीति की कोई नई चाल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत और तुर्की के संबंधों पर एक नया मोड़ जो आ चुका है, यानी कि भारत और तुर्की के संबंध किस मोड़ पर खड़े। हम यह भी समझेंगे कि तुर्की ने एयर स्पेस को क्यों रोका, क्या भू राजनीतिक दबाव या संदेश देना था और इस पूरे घटनाक्रम का भारत की सैन्य क्षमता पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा। साथियों, यह कहानी केवल एक हेलीकॉप्टर खेप की नहीं, यह मामला बताता है कि आधुनिक दुनिया में कूटनीति भी एक हथियार है और एयर स्पेस उसकी एक युद्ध भूमि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक शांत, तर्कपूर्ण और तथ्य आधारित विश्लेषण के साथ। तो आज का टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तुर्की का बड़ा खेल अपाचे इंडिया नहीं आने दिया। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। चैनल आपका है तो सब्सक्राइब आप ही को करना है, लाइक आपको ही करना है, शेयर आपको ही करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपके स्क्रीन पर एक न्यूज जो है, जिस न्यूज को हम बेस बनाकर इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। टर्की ब्लॉक्स AH-64E अपाचे डिलीवरी टू इंडिया एमिड वर्शनिंग दिल्ली अंकारा रिलेशन, सोर्सेस से है ना, ऐसा कहा जा रहा है। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को जो है वो रोक दिया गया है और वापस ये हेलीकॉप्टर अमेरिका जो है वो जा चुका है। ये आपको स्क्रीन पर इस्तांबुल दिख रहा है, टर्की, और ये मुंबई दिख रहा है और ये जो पूरा का पूरा रास्ता है टर्की से ईरान, ईरान से आपका मुंबई, पाकिस्तान से ऊपर होकर आते हुए। आपके स्क्रीन पर जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है साथियों, यही वो हेलीकॉप्टर है अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट का, जिसका नाम है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से। भारत एक ऐसे पड़ाव पर था जहां उसे अपनी अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट को और मजबूत करना था और इसी जरूरत के तहत भारतीय सेना ने 6 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो है वो ऑर्डर दिया। और ये वही हेलीकॉप्टर है साथियों जिन्हें दुनिया भर की सेनाएं फ्लाइंग टैंक के नाम से जानती है, क्योंकि इन पर लगे हुए अत्याधुनिक ANAPG-78 फायर कंट्रोल रडार, अत्यधिक सटीक हेलीफायर मिसाइल और लॉन्ग बो टारगेटिंग सिस्टम इसे मॉडर्न लिथल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाती है। एक एक करके हम समझते हैं। एक और भी मैं तस्वीर दिखाऊं उसके पहले आपके स्क्रीन पर मैं ये मैप दिखा देता हूं। आप अपने स्क्रीन पर ये टर्की देख रहे हैं साथियों। टर्की के उत्तर में आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है। टर्की के नीचे आप आ रहे हैं तो आपको मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर जो है वो नजर आ रहा है। टर्की से पूरब की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो आपको यहां जॉर्जिया, आर्मेनिया और यहां जो है वो अजरबैजान नजर आ रहा है। टर्की से इधर नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो सीरिया, ये लेबनान नजर आ रहा है। यहां इजराइल है, यहां फिलिस्तीन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सिनाई प्रांत है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इराक है,
कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरबिया है, यहाँ जॉर्डन है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, यमन, ओमान, ये पूरा क्षेत्र जो ईरान का है इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। इसके बाद आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहां आपको इंडिया नजर आ रहा है। ठीक, मैं आपको ध्यान में रखिएगा, और जो भी यहां इंपॉर्टेंट आपको लोकेशन दिख रहे हैं, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रख लीजिएगा। ये ग्रीस है साथियों, और ये यहां से अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र से परमिशन ही नहीं मिला इस विमान को आगे आने का। अब आपके स्क्रीन पर ये जो फ्लाइंग टैंक नजर आ रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी फ्लाइंग टैंक जिसको कि हम अपाचे हेलीकॉप्टर कहते हैं, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे साथियों तो ये आपको ये दिख रहा है जहां से ये फायरिंग करता है। ठीक, ये हेलफायर मिसाइल है। ये आपको जो दिख रहा है साथियों, इसको हम कहते हैं लॉन्ग बो टारगेटिंग सिस्टम, है ना। और बहुत ही आधुनिक ये हेलीकॉप्टर है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस हेलीकॉप्टर का पहला बैच अमेरिका से भारत जो है वो जुलाई 2025 में आ चुका था, भारत की धरती पर उतर चुका था। सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा था, और दूसरा बैच नवंबर 2025 में आना था। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये आता है कि जब ये कार्गो प्लेन आता है, इसकी दूसरी खेप आने वाली होती है, तो एक तस्वीर देखने को मिलता है। ये आपके स्क्रीन पर एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक, और इस तस्वीर के माध्यम से आप देख लेंगे, ये जो एरिया आपको दिख रहा है साथियों, इसको हम लॉन्ग बो टारगेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, आपके स्क्रीन पर एक और भी AN/APG-78 फायर कंट्रोल रडार दिख रहा है। ये सबसे ऊपर जो कि इसे अत्याधुनिक बना रहा है, ये आपको रडार दिख रहा है। थोड़ा सा हम पीछे की इमेज में आ रहे हैं तो ये जो आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये वाला एरिया, यही जो है वो रडार है जो कि फायर कंट्रोल रडार है, इसको अत्याधुनिक बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए और इसको समझते हैं, और समझते हुए देखते हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पर एक मैं तस्वीर आपके साथ साझा कर रहा हूं, पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर है जो कि एक बड़े से विमान के बाहर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। हमने कहा कि पहला बैच जो है जुलाई 2025 में भारत आ चुका था, दूसरा बैच जो है आने वाला था, कार्गो प्लेन से आ रहा था दूसरा, और एक विशाल AN-124 रसलन कार्गो एयरक्राफ्ट जो है वो आपको दिख रहा है, जिस एयरक्राफ्ट के बाहर ये खड़ा हुआ दिख रहा है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्थान है जिसका नाम है अर्जोना, अर्जोना से उड़ा हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट में लोड किया गया था। सब भी कागजी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी कर दी गई थी। फ्लाइट जो निर्धारित रूट था अमेरिका टर्की होते हुए भारत आने का, उसी रूट पर चल रहा था। जब यह विमान इंग्लैंड पहुंचा, तो इंग्लैंड पहुंचने के बाद जब ये भारत आने के लिए जब उड़ान भरना चाहा, तो पता चला कि इसको परमिशन ही नहीं मिला, और 8 दिन तक ये कार्गो प्लेन जो है वह इंग्लैंड में रुका हुआ था। और ये रुकावट जो थी साथी, ये कोई सामान्य नहीं थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर की डिलीवरी एक तय शेड्यूल में होती है। अचानक इतना लंबा ठहराव किसी अदृश्य कारण की ओर जो है वो इशारा कर रहा था। और इसी में सबसे बड़ा जो मोड़ आया वो AN-124 जो कार्गो विमान था जिसे भारत की तरफ आना था, वह अचानक उड़ान भरा, उल्टा मुड़ गया और वापस पहुंच गया अमेरिका के उसे स्थान पे जहां से इसने उड़ान भरा था। यानी कि जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। और फ्लाइट के ट्रैकिंग डाटा, ओपन सोर्स इमेजनरी और लॉजिस्टिक लोडिंग तस्वीरें ये इशारा कर रही हैं, ये संकेत कर रही हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं था, तकनीकी रूप से सब कुछ सटीक नहीं था। अब प्रश्न ये हुआ कि इंग्लैंड जब ये कार्गो पहुंचा हुआ था इस अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर, और उसको टर्की के ऊपर से होते हुए भारत में प्रवेश करना था, तो इसको भारत में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया गया। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर जो है वो इंटरनेशनल कार्गो ट्रांसपोर्टर की जो है वो देखने को मिल रही है। अब इसको क्या करना था, यहां से इस रूट से होते हुए भारत आना था। ठीक, अपाचे हेलीकॉप्टर्स को जो कार्गो लेकर आ रहा था, जैसे ही वो यहां पहुंचा जो कि ब्रिटेन का एरिया था, अब उसको टर्की के एयरपेस पे आना था, लेकिन टर्की ने जो है उसको परमिशन नहीं दिया। ठीक, और बिना उस रूट के फ्लाइट भारत जो है वो आ नहीं सकता था, इसलिए वो वापस अमेरिका लौट गया।
तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि टर्की ने इसे अपने एयर स्पेस में उड़ने का परमिशन क्यों नहीं दिया। साथियों, इसके दो कारण हो सकते हैं और ये दोनों कारण जो है वो भारत और तुर्की के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो साथियों, आपको याद होगा मई 2025 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन तक का संघर्ष हुआ, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। और इस दौरान तुर्की ने खुलकर जो है पाकिस्तान का साथ दिया। और तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने केवल पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन ही नहीं उपलब्ध कराए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी किया। तुर्की ने भारत के खिलाफ मीडिया के माध्यम से नेगेटिव नैरेटिव भी जो है वो बनाया। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ड्रोन तो दिया ही, ड्रोन ऑपरेट करने के लिए अपने स्टाफ्स को भी भेजा था। भारत ने इसका जवाब दिया। भारत ने तुर्की के मीडिया अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया और तुर्की की जो एयर सपोर्ट सर्विस थी जिसका नाम था सेलेबी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को जो है उसने रद्द कर दिया। भारत के जो बिजनेस डेलीगेशन थे उन्होंने तुर्की को बायकॉट करना शुरू कर दिया। तुर्की से जो फल आ रहे थे, तुर्की से जो भी व्यापार हो रहे थे, उन सारे व्यापारों को हमने रोक दिया और दोनों देश के बीच में संबंध जो हैं वह तनावपूर्ण हो गए। दूसरा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कश्मीर के मुद्दे पर जब हम तुर्की को लेकर चलते हैं तो कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की जो है वो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है। तुर्की जो है वो हमेशा ऐसी बातें करता है जो कि भारत को चुभेगा। एर्दोगन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन में अगर हम इस समय भी बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग हुई थी अभी अमेरिका में, तो एर्दोगन जो है कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे। भारत बार बार कहता है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और यहां वो किसी और की बात नहीं सुनता है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर तुर्की भारत के मैटर में बयानबाजी करता है तो भारत को यह लगता है कि तुर्की जो है ये अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है और यह तनाव जो है वो बयानबाजी से बढ़कर एक तरह से देखें तो संघर्ष की स्थिति में जो है आ जाता है और कहीं ना कहीं यह मिलिट्री लेवल फ्रिक्शन की स्थिति में आ जाता है। साथियों, कहा यह जा रहा है कि तुर्की के ऊपर से विमान नहीं आया, उसके पीछे कारण जो था वो लॉजिस्टिक इशू था। लेकिन अब ये सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश जो है वो छिपा हुआ। साथियों, 8 दिन तक कार्गो जो है वो इंग्लैंड में फंसा था। क्या कोई विमान पूरी फ्लाइट रूट प्लानिंग के बाद अचानक यू टर्न लेकर भेज दिया जाता है? और वो भी उसका कारण ये बताएगा कि इसमें एक लॉजिस्टिकल मिस्टेक है। अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को करें, व्यवहार में ये बात कहें तो ये बहुत ही मुश्किल है। अंतरराष्ट्रीय रक्षा डिलीवरी की अगर जब बात होती है, यानी कि एक देश से कोई रक्षा उत्पाद जब किसी दूसरे देश को बेचा जाना हो या भेजा जाना हो, तो एयर स्पेस क्लियरेंस केवल तकनीकी अनुमति नहीं होती, बल्कि यह एक डिप्लोमेटिक टूल होता है। देश जब चाहे इसका उपयोग दबाव बनाने के लिए या कड़े संदेश भेजने के लिए कर सकता है। और यह घटना इस बात का पुख्ता सबूत है कि तुर्की ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो एक संदेश दे रहा है जो कि भारत के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण। भारत के लिए क्यों तनावपूर्ण है, भारत को क्यों ऐसा संदेश दे रहा है, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। तुर्की कौन सा हिडन मैसेज देना चाहता है, तुर्की भारत को क्या दिखाना चाहता है। साथियों, अगर आप तुर्की के आसपास के देशों को फिर से मैप में देखेंगे तो आप बातों को समझ सकते हैं। मैंने मैप आपको इसलिए दिखाया था कि जब आप मैप देख लेंगे तो फिर आप सारी बातों को और भी ध्यान से समझ सकते हैं। फिर से एक बार हम मैप में चलते हैं और मैप को चलते हुए मैप को फिर से देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये टर्की जो है साथियों दिख रहा है। ठीक, टर्की से जब पश्चिम की तरफ आ रहे हैं साथियों तो यहां एक देश है जिसका नाम है ग्रीस, है ना। क्या नाम है? ग्रीस। ध्यान रखिएगा, टर्की से पश्चिम में आते हुए हमें ग्रीस जो है वो दिख रहा है। चलिए, ग्रीस हमने देखा। ग्रीस के अलावा भी कुछ देशों को हम लोग देख लेते हैं। ग्रीस के अलावा अगर हम बात करें तो एक और देश है साथियों जिसका नाम है साइप्रस। ये आप देखिए, आपको यहां साइप्रस नजर आ रहा है। ठीक, इसके अलावा एक और देश है दोस्तों जिसका नाम है अर्मेनिया। ये आप अपने स्क्रीन पर अर्मेनिया को देखिए। ठीक, ग्रीस के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रीस जो है वो नाटो के भीतर ही टर्की का एक प्रतिद्वंदी है। साइप्रस के बारे में बात करें तो ईस्टर्न मेडिटेरियन एरिया में
तनाव जो है वो किसके साथ है? टर्की के साथ है। और अर्मेनिया के बारे में बात करें साथियों, तो अर्मेनिया में जो एक संघर्ष चल रहा है, नरगानो काराबाख संघर्ष के नाम से हम जानते हैं, जो कि एक मैप में फिर से मैं आपको दिखा देता हूं और इससे थोड़ा सा समझना और भी इसको इजी हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये आपको नागारानो काराबान दिख रहा है, ये अर्मेनिया दिख रहा है और ये तनाव जो है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच का है। ठीक, अजरबैजान जो यहां आपको एक देश दिख रहा है, इसको टर्की जो है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। और भारत ने हाल ही के वर्षों में इन सारे देशों के साथ अपना रक्षा और कूटनीतिक रिश्ता जो है वो मजबूत किया और टर्की ये मानता है कि भारत अगर इन देशों के साथ, अर्मेनिया के साथ, ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ अपने रक्षा संबंधों को अगर मजबूत करता है तो भारत टर्की को उनके क्षेत्र में जो है वह खुली चुनौती दे रहा है। अब टर्की के द्वारा जो एयर स्पेस रोकने का जो मुद्दा है, यह केवल हेलीकॉप्टर की डिलीवरी तक नहीं, बल्कि यह एक बहुस्तरीय रणनीतिक संकेत है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हमको समझना होगा। साथियों, AH-64E अपाचे भारतीय सेना के लिए जो यह हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर की सबसे खासियत यह है कि यह बहुत ऊंचाई पर जो है वो कॉम्बैक्ट कर सकता है। बहुत ऊंचाई का मतलब है कि जो चाइना का बॉर्डर है, जो हिमालय के क्षेत्र है, जो जिसको कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहते हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान फ्रंट है, यहां ये बहुत ऊंचाई पर जो है वो क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। अब अगर लेट हुआ तो इसका मतलब है कि भारत का जो ऑपरेशन है, भारत का जो फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लानिंग है, इससे प्रभावित होगा। भले लंबे समय तक इसका असर ना हो, लेकिन टैक्टिकल टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। साथ ही दूसरा जो तुर्की ने संदेश दिया है, तुर्की ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ बयानबाजी नहीं करता है, वह भारत के डिफेंस लॉजिस्टिक में भी सीधा दखल दे सकता है और यह संदेश जो है वो भारत के लिए एक सीधा संकेत है कि भारत तुर्की संबंध अब तनाव के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, इंडिया को अब स्वाभाविक रूप से तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ गहरे संबंध बनाने पड़ेंगे, चाहे ग्रीस हो, साइप्रस हो, अर्मेनिया हो। और यह साउथ एशिया या वेस्ट एशिया तक ही सीमित नहीं, यह एक नए मेडिटेरियन इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट को भी संकेत देता है। टर्की ने जो भी संदेश दिया वह यह भी है कि आप जिनके करीब होंगे वह हमारे नजरिया से आपका स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो तय करेगा। साथियों, एयर स्पेस कोई रूट प्रॉब्लम नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट होता है। अगर कोई देश सिर्फ अपने एयर स्पेस को अनुमति रोककर भारत जैसे बड़े देश की सैन्य सप्लाई पर असर डाल सकता है, तो यह बात बताता है कि इंडिया को अपने अल्टरनेटिव ट्रांजिट कॉरिडोर्स यानी कि अल्टरनेटिव रूट्स को जो है वो और ज्यादा मजबूत करना। और तुर्की जो है वो भारत के लिए संदेश दे रहा है कि भारत जो है वो टर्की के अलावा अन्य रास्तों के बारे में भी सोचे। ये आपके स्क्रीन पर ग्रीस दिख रहा है ना, ये टर्की, ये नीचे साइप्रस आपको देखने को मिल रहा है, ये इस्तांबुल आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत को क्या करना होगा? साथियों, भारत को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि यह घटना सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर की नहीं, यह उस नए वैश्विक परिदृश्य की कहानी है जहां रिश्ते, रवैये और रूट तीनों हथियार बनते जा रहे हैं। और भारत को तुर्की के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित करना है कि तुर्की का जो ये कदम है, जो ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी एयर स्पेस को रोक कर भी हम किसी के डिफेंस लॉजिस्टिक को मल्टी डायरेक्शनल एयर स्पेस प्रूफ जो है मल्टी डायमेंशनल रूप से रोक सकते हैं। तो भारत को अपने डिफेंस लॉजिस्टिक को मल्टी डायरेक्शनल और एयर स्पेस प्रूफ बनाना होगा, क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ टैंक नहीं, उनके रास्ते भी जो है वो हथियार बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो घटना हुई है, इस घटना से भारत को क्या सबक सीखना चाहिए? भारत को
अगले कौन कौन से कदम उठाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को तुर्की को घेरने के लिए क्या करना चाहिए, आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा यह सेशन, यह भी कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। साथियों, चैनल आपका है और जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हां, अपना ध्यान अवश्य रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हमेशा हंसते खेलते रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।